Hey guys, welcome back to again my YouTube channel India Let's Study. So here we are with a new video. आज की जो हमारी वीडियो है वो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे किस रिगार्डिंग है। सीटेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे, जिन लोगों का भी सीटेट का एग्ज़ाम है, वो उन लोगों के लिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं सीटेट ऑल प्रीवियस पेपर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड द बेस्ट पार्ट इज सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, यूट्यूब पर पहली बार आपको इस लाइन का मतलब ये है बिकॉज जब भी आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर सीटेट प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशन, मैं फेस कर चुकी हूँ वो चीज़, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या होता है, हर वीडियो में सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं मिलेंगे। कहीं आपको इंग्लिश मिलेगी, कहीं आपको संस्कृत मिलेगी, कभी मैथ्स नहीं मिलेगा, तो कभी ईवीएस नहीं मिलेगा, कभी पेडागोजी नहीं मिलेगी। क्वेश्चंस बहुत मिसिंग होते हैं, फिर उसके लिए आपको दूसरी वीडियो सर्च करनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट 300 से 400 क्वेश्चंस, जिनमें सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ में उनका सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन भी है कि किस तरीके से ये आंसर आपका आया है, एंड प्लस सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। तो मैं मानती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एंड अगर आपका सीटेट का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो गारंटीड, अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाइड इजीली कर सकते हैं। ओके, तो मात्र एक ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी तक सीटेट के लिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो प्रीवियस पेपर के ये इतने सारे क्वेश्चन जब हम लास्ट तक पहुँच जाएंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट, आप खुद पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे कि हाँ, आप सीटेट शायद इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एंड अगर आपने मेहनत की हुई है, आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है सीटेट के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लस अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें कमेंट्स के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। रीड करते हैं क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का मैं आपको सबसे बेसिक पहले रूल बताती हूँ। अभी हमारा एग्ज़ाम क्या है, ऑनलाइन ही हो रहा है। तो जिस तरीके से आपको अभी अपने मोबाइल या लैपटॉप जिस भी आप गैजेट से वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप मतलब लैपटॉप से या किसी भी उससे वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। अगर आपका आपको जो एग्ज़ाम सोल्व करने की सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आपको पहले ईवीएस सोल्व करना है तो आप ईवीएस सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप, मेरा मानना ये है कि सीक्वेंस से स्टार्ट करें, सीडीपी से ही हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है, और जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते कोई भी ऑप्शन आपने लगा देना है। आपको क्या है, क्वेश्चन एक टाइम रीड करो, 2 टाइम रीड करो। ठीक है, देन उसके बाद ऑप्शन से भी अगर आपको एक बार क्लियर नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम रीड करते ही उसका हम एकदम बेसिक से आंसर लगा देते हैं। बिकॉज जैसे मान लीजिए किसी का सिद्धांत हुआ कि ये सिद्धांत हमें किसने दिया, आपको पता है ये थॉर्नडाइक ने दिया, तो आप बहुत उसे जल्दी लगा सकते हैं। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं या कोई थ्योरिकल क्वेश्चन जो होते हैं, उनको हमने क्या करना है, दो टाइम तो लगभग रीड करना है। अगर आप एक टाइम में मतलब आपको करेक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी वीडियो के लास्ट तक जाते जाते बहुत सारे टिप्स ऐसे ही बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो फॉर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं हम कि एक जो प्राइमरी लेवल का कोई टीचर है, उसकी सबसे स्पेशल क्वालिटी किसको माननी चाहिए हमें, या क्या उसकी स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं कई सारे। ऑप्शन नंबर 1 है धैर्य एवं दृढ़ता। ऑप्शन सेकंड है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन थर्ड है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन डी है पढ़ाने की उत्सुकता। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो आप क्वेश्चन के जब तक ऑप्शन के लास्ट तक पहुंचते हैं, आप आंसर अपने माइंड में सेट कर चुके होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस क्वेश्चन को हमने रीड किया, तो वो पूछ रहा है कि प्राइमरी लेवल पर टीचर की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए। तो हमने क्वेश्चन रीड किया, एंड आपको सबसे सुटेबल आंसर इसमें मुझे पता है यही लग रहा होगा कि धैर्य एवं दृढ़ता। अगर ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, ये भी होना चाहिए स्पेशलिटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के देखें तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे मेन हो जाता है। ठीक है, बिकॉज अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों हमने ये आंसर लगाया है। तो आंसर इसका ए इसलिए है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्र की सहजता से समस्याओं का
समाधान कर सके। ठीक है, देखिए अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आप किसी भी एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं और आपने मान लीजिए हम इस प्राइमरी लेवल पर आप क्या सिखाते हैं, यही ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई यही सिखाते हैं। तो आपने किसी स्टूडेंट को ऐड का मतलब कि जोड़ने का सवाल दिया, उसने एक टाइम में नहीं किया, दूसरे टाइम दिया आपने, दूसरे टाइम में नहीं, तो आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि जब तक बच्चे को समझ नहीं आ रही है कोई भी चीज़, आप उसे समझाने का धैर्य रखें। ठीक है, दृढ़ता मतलब आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं हो रहा तो छोड़ो, नहीं हो रहा तो जिन बच्चों को समझ में आ गया हमने उन्हें करा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। देखिए जो पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे, या सीडीपी के जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ही इतने बड़े होते हैं कि आपको उन्हें पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। ठीक है, उसका ऐसा नेचर है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? देखिए आप मतलब किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, तो क्या है उसका मतलब जो टीचर है, आप मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि आप बच्चे को कैसे कह रहे हैं कि सभी अपने मतलब इच्छा के अनुसार बैठो। अभी जब प्राइमरी लेवल पे हैं, जब भी हम मान लीजिए अगर बड़े हो जाते हैं तो बड़ी क्लास में आ जाते हैं, लाइक 9, 10, 12 की अगर हम बात करें, अगर आपको टीचर ऐसे अनुमति दे दे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट पार्ट हो जाता है कि आपको टीचर कह दे जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, ऐसे सीट अगर हमें चूज़ करने के लिए मिले। बिकॉज अभी क्या होता है स्कूल में, या तो क्या होता है कि रोल नंबर वाइज बैठा दिया, अल्फ़ाबेटिकल वाइज बैठा दिया, हाइट वाइज, ये बहुत रूल चल जाते हैं स्कूल में। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहा कि कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है, लेकिन तो कुछ बच्चे ने तो ऐसा हुआ कि वो अपना पढ़ रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, कुछ क्या है बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और अपने आप बैठकर मतलब अपने आप पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो किसी मतलब कि स्टूडेंट के जो अभिभावक हैं उनको यह चीज़ पसंद नहीं आई। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसके पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे, सॉरी ऑप्शन रीड करेंगे सबसे पहले इसके हम। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखिए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे को का अनुभाग बदल। देखिए प्रधानाचार्य के पास हमें तब तक नहीं जाना है जब तक कि चीज़ें क्या है हमारे हम खुद से सोल्व कर सकते हैं, जब तक हम समस्या का निवारण खुद से कर सकते हैं, हमें प्रधानाचार्य का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देख सकते हैं इस ऑप्शन को, लेकिन अभी हम इसे करेक्ट नहीं लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। ठीक है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, बिल्कुल नकारात्मक ऑप्शन है ये। ठीक है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस भी ऑप्शन से हमें नेगेटिव फील आ रही है वो ऑप्शन हमारा कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हमें नेगेटिव फील नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें वो क्या कह रहा है कि अभिभावक को मतलब कि हम अभिभावक को प्रधानाचार्य से क्या करना चाहिए कि बच्चे का अनुभाग बदल दे। ये कहीं ना कहीं चीज़ गलत है, और बच्चे को उस विद्यालय से निकाल लेना भी गलत है और प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम पॉजिटिव वे में देखते हैं तो यही कहीं ना कहीं सही है कि एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या था, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और उस शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो हो जाएगा राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मिले। इसके ऑप्शन हम इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं बिकॉज कभी कभी आपके जो ऑप्शन है वो आपको किसी और तरीके के क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसका पूरा वो देखते हैं हम कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा कुछ चर्चा करते हैं, सामूहिक पाठन करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या ठीक नहीं लगता तो पहले उसे टीचर से जाकर क्या चाहिए, नॉर्मली बात करनी चाहिए और शिक्षक पर थोड़ा ट्रस्ट शो करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन देखिए आपका जो है सीटेट में आया हुआ है 26 जून 2011 में। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है वह कहलाती है, ऑप्शन है हमारे पास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, देखिए पियाजे ने हमें 4 अवस्थाएं बताई हैं कि विकास किस तरीके से बच्चे का विकास होता है। ठीक है, अगर हम पियाजे के अकॉर्डिंग बात करें तो वे 4 अवस्थाएं हमारी, सबसे पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो उन सभी में कुछ ना कुछ आपको बताया हुआ है कि इस अवस्था में बच्चा कैसे करता है, नेक्स्ट में कैसे करता है। तो अगर हम बात करें जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वो होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस कुछ चेंज होगा, सबसे पहले संवेदी प्रेरक है, उसके बाद शायद पूर्व संक्रियात्मक है, एंड फिर ये आएगी। तो ये होती है हमारी, ये 3rd नंबर पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के चिंतन में प्रारंभ कर देता है तो इस अवस्था का प्रसार जो होता है हमारा 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है: संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो इस अवस्था में जो होता है बच्चा इन 5 चीज़ों का ज्ञान उसको हो जाता है कि संरक्षण क्या होता है, संख्या पहचानने लगता है, क्रम में कैसे चीज़ों को लगाना है, कैसे चीज़ों को हमें सीरीज में लगाना है, और पारस्परिक संबंध की क्षमता भी यहाँ पर बच्चे में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन रीड कर सकते हैं आप। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या बढ़ाने की तकनीक से, समझ बढ़ाने की तकनीकी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मन का मानचित्रण का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, अर्थात किसी कार्य करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, मान लीजिए अभी सीटेट का एग्ज़ाम की हम बात करें तो आपको क्या होता है, आपने को पता है आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आप एक अपने मन में उसकी रूपरेखा अगर बनाएं कि मुझे, अगर मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, इस मंथ में इतने दिन मुझे ये कवर करना है, इतने दिन मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है, तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा मन का मानचित्रण। अभी हमने वो चीज़ अपने मन में उसकी एक रूपरेखा बनाई है, अभी हमने वो चीज़ की नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करके, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके, ये भी गलत है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करके, ये एक बार देख सकते हैं हम। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो सबसे सुटेबल आंसर हमें अपना मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। वो कह रहा है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सबसे राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता होता है हमारा क्रिएटिविटी, तो ऑप्शन है उसके हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाषाओं को पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण कराना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सृजनात्मकता का पोषण कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जीवन, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए कोचिंग कराने वाला तो बिल्कुल रोंग है, इसे तो कभी भी
सही माना ही नहीं जाएगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्षण पर बल देना, बल देने वाला ऑप्शन हमारा हमेशा ही गलत होता है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। ऑप्शन ए है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाषाओं को पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो सबसे राइट ऑप्शन हमारा यही है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाषाओं को पोषण कराने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जहाँ बच्चे क्या होते हैं, उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो टीचर के साथ उन्हें डिस्कस कर सकें, पूछ सकें। तो इससे क्या होगा, बच्चे में सृजनात्मकता का पोषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार, एक सेकेंड, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुको। थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं उस वाले को हम। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर जो ये था, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर आपको कुछ मूर्त और अमूर्त लिखकर नहीं दिया, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको मूर्त और अमूर्त लिखकर नहीं दिया, खाली दिया है तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है हमारी 7 से 11। अभी क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो होगी हमारी उससे ऊपर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये तो उसका था। ऑप्शन नंबर ए है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी होती है 12 वर्ष से ऊपर। तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था की संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था यह है हमारी है, और ये 11 के बाद होती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था के बाद आएगी। मूल रूप से इस अवस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार कैसे होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। मीन्स ये हमारी जो भी है अडल्ट एज वाला सारा पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि 12 से ऊपर हमारा वही आता है, किशोर अवस्था वाला। तो ये इसमें अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तार्किक चिंतन हमारा प्रारंभ हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन अमूर्त वस्तु के प्रति हमारा जो तार्किक चिंतन है वो हमारा प्रारंभ होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ऑप्शन सी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन सी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में ला जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सबसे सुटेबल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। किस लिए सुटेबल है ये देखिए, जब भी हमें ऑप्शन में मिले कि इन्वायरमेंट से सीखना, एक दूसरे के साथ सीखना, करके सीखना, तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं? राइट हो जाते हैं। ठीक है, और ये अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का हमें यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ शिक्षण सामग्री का ही यूज़ करके बच्चे को नहीं सिखाना है। व्याख्यान और स्पष्टीकरण गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर, ज़्यादा परीक्षाओं पर भी बिल्कुल ऐसे ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 26 जून 2011 में आया हुआ है एग्जाम में, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए, तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया कर सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं, वास्तविक दुनिया से कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ठीक है, सीखना एक
व्यापक प्रक्रिया है, ये है सीखना लक्ष्य उन्मुखी है, हमारा कुछ गोल होगा जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं। अनधिगमक भी सीखने की ही एक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र सीखने, देखिए जब भी कहीं पे आ जाए एकमात्र, अगर ये कहे बच्चा घर से एकमात्र सीखता है वो भी गलत है, बच्चे शैक्षिक संस्थान से एकमात्र सीखते हैं वो भी गलत है। तो जब कहीं एकमात्र लगा दिया जाए वो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी वो क्या हो जाती है, नेगेटिव में आ जाती हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है, इससे हमें क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी चाहिए, क्योंकि सीखना हम कहीं से भी सीख सकते हैं। हम इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, घर से सीख सकते हैं, अपने पीयर से सीख सकते हैं, अपने सिबलिंग से सीख सकते हैं। तो सीखने का हमारा कोई एक संस्थान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन है, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य करने में सहायता दी जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए कि निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिल जाए। ठीक है, तो वही है जो हमारे दृष्टिबाधित समायोजन, जो हमारी समायोजित शिक्षा है उसमें यही है कि सभी की एक समान शिक्षा होनी चाहिए। अगर कोई दृष्टिबाधित है हमें उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उनके साथ ऐसा नहीं है कि तो उसे दिखाई नहीं देता है तो उसे हम अलग बैठा देंगे या उसे कुछ अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन हम उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे कि लाइक श्रव्य सीडी के माध्यम से उन्हें सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। ठीक है, तो ये जो बताया है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है, ये जो हमारा है सानिध्य और संगति की आवश्यकता। ठीक है, ये भी होनी चाहिए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये हमारी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, ये हमारी शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा, सभागार, घर और खेल का मैदान। तो बच्चे के अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो वो सबसे अच्छा बेहतर उसका जो परिभाषित हो सकता है विद्यालय एवं कक्षा में हो सकता है। इस पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। डैश है स्टार्टिंग में, यानी आपको यहाँ पर कुछ फिल करना है। उसने पूछा है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया प्रश्न, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ठीक है, वो कह रहा है कि किस चीज़ को हम एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानेंगे। ठीक है, कि मतलब जो शिक्षण है वो अच्छे से हो रहा है, एक अभिप्रेरित है, मोटिवेशनल टीचिंग हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, कक्षा में एकदम खामोशी कोई अच्छी मतलब कोई हमारा अभिप्रेरित शिक्षण नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति होना भी और शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तो जो सबसे सुटेबल आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, जब भी हमारी क्लास में मतलब हम कोई टीचिंग कर रहे हैं, आपकी कोई भी क्लास है लाइक 4, 5 या 6 कोई भी है, तो जो उसमें स्टूडेंट हैं वो अगर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मतलब जो उनके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, जो उनकी जिज्ञासा है वो आपसे वो पूछ रहे हैं, तो छात्र अपने मतलब जो उनका लर्निंग हो रही है वो अच्छे से हो रही है। यानी कि क्या है, छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह प्रेरित है। अध्यापक छात्र के पूर्ण अनुभव तो विशेषकर रुचि को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए क्या करते हैं, अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, इंटेलिजेंस चाइल्ड का कौन सा इसमें से जो है वो लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो।
ऑप्शन नंबर बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता हो, वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो ये आपको भी एक्सपीरियंस होगा बच्चों के साथ या अपने खुद के साथ भी अगर हम देखें तो, जैसे कि आप मान लीजिए आपका क्या था कि आप कोई चीज़ समझ के लिखते हैं एंड आपका कोई अदर फ्रेंड है वो चीज़ें रट के लिखता है, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में आपको कहीं लिखने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उस चीज़ को बहुत बेहतर लिख सकते हैं, जिसने रटा है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल जाता है। तो रटना इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, तो ये हमारी एक इंटेलिजेंट चाइल्ड की तो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है कि ये हमारे इंटेलिजेंट चाइल्ड का एक लक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, ठीक है। तो अगर अभी आपने पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पियाजे ने सबसे मेन चीज़ वही बताया है कि बच्चे जो है अपने बारे में दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी मतलब स्टेटमेंट है किसने दी है, पियाजे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कृतिका जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन मैं विद्यालय में काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये बिल्कुल गलत होगा, आपको पढ़ के ही पता चला होगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, देखिए आपके ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे या खुद भी आप होंगे इस तरीके के, आप मतलब हर किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके जो कुछ खास दोस्त होते हैं आप उनके साथ क्या होता है काफ़ी घुले मिले होते हैं, उनसे हर तरीके की बातें करते हैं, जिसमें कि आप इतनी बातें अपने घर भी शेयर नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने को अपना घर पसंद नहीं है, कुछ नहीं है, आपको जहाँ पर अपनी पॉजिटिव मतलब जैसी आप थिंकिंग मैच हो जानी चाहिए। मेन चीज़ क्या है, थिंकिंग मैच होनी चाहिए, थिंकिंग को आपकी सामने वाला समझना चाहिए। तो अगर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है तो इसलिए वो विद्यालय में क्या करती है, ज़्यादा बात करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। सामाजिक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है, मतलब अभिप्रेरणा का क्या रोल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो ये देखिए जो पिछला सीखा हो उससे हमारे अधिगम को अलग, अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ आपने सीखी हुई है एंड आफ्टर दैट आपको प्रेजेंट में कोई किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करा, तो ऐसा थोड़ी है जो आपने पास्ट में सीखा है वो आपको उससे अलग कर देगा, ये नहीं है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ये भी नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही दिशा में सोचना चाहिए। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं तो हमें उसमें और इंटरेस्ट आने लगता है उस चीज़ को करने में। तो इसका राइट ऑप्शन यही है, शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शंस है हमारे पास, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या का मतलब है संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, ठीक है। हमारा टोटल जो मतलब पाठ्यचर्या में होता है जो टोटल हमारा हो जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, और ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
राइट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जो खेल पद्धति है उससे हमारा मतलब किस चीज़ पर आधारित है वो, तो उसमें हमारा विकास एवं वृद्धि होती है मेन चीज़, ये जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है। यह क्या कहलाता है हमारा? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, तत्परता का नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो मान लीजिए आपने कोई चीज़ें पास्ट में सीखी हैं और जब भी आप उसको प्रेजेंट में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वह पहले अनुभव कर चुका है, उसकी वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि पहली परिस्थिति में समस्या में की थी। ठीक है, जो हमने पास्ट में सीखा है हम उसको यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली होना क्या होता है? दूसरों से झगड़ना नहीं है, अभिव्यक्ति में नवीनता है, जिज्ञासा है, सृजनात्मकता विचार है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, आप एक बार पढ़ के आसानी से लगा लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी, जो अगर अभी हमने पीछे भी बात की थी तो कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ थी, और ये किसमें इंक्लूड है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुष्टि की गई है, जिससे सभी प्रकार के बच्चे एक ही स्थान पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गए क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए इसके प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिपुष्टि, इंग्लिश में फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर की बात अगर हम इसकी करें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस लिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी, ऑप्शन नंबर बी है, जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, मतलब सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को सीखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए नए नए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे सारे नेगेटिव आंसर हैं तो ये आंसर हमारा सही नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, अब अगर अभी तक आपने ये सब नहीं पढ़ा है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलिकुलिया, तो ये सभी आपको पढ़ लेने हैं एक बार। इसके लिए एक पूरी शॉर्ट वीडियो भी है हमारे चैनल पर पड़ी है, जिसमें सारे आपको एक साथ दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास गणितीय का होता है हमारा डिस्कैलिकुलिया, पठन विकार का होगा हमारा डिसलेक्सिया, और मानसिक विकास के लिए होगा हमारा कुछ अदर। ठीक है, तो ये अभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार के लिए होता है हमारा डिसलेक्सिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। कैसी? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक और तटस्थ। ठीक है, अब तो तटस्थ मतलब होता है स्थायी रहना चाहिए, ना उन्हें मतलब कुछ बोलना नहीं चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, उनके साथ हमेशा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, नकारात्मक व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, वो है हमारा अग्रोन्मुखी। तो जो पेरेंट्स हैं उनका रोल कैसा होना चाहिए? अग्रोन्मुखी होना चाहिए, जिससे कि मतलब उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है? निरंतरता का सिद्धांत,
एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का और अंत संबंध का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन आप सभी को पता ही होगा, और अगर अभी अब तक आपने सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो आपको ऑप्शन, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको क्वेश्चन से ही समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। ये देखिए जितने भी सारे सिद्धांत हैं, अभी इसके इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत इंक्लूड किए हमने उस एक वीडियो में। लगभग शायद 20 मिनट्स की या 17 मिनट की वो वीडियो है। अगर आप उसे देखते हैं तो सिद्धांत के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको करेक्ट लगा सकते हैं एक ही दम में, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो हमारा दिया है जर्मन के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने, उसको बढ़ावा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगर आपने ये सब अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन सभी की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का तो शायद से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चैनल पर एक बार सर्च करते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में, आप सीटेट की प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो आपको सभी कुछ मिलेगा वहाँ पर। तो ये होता है हमारा किशोर अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 30 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे द्वारा, और डी है हमारा कोलबर्ग के द्वारा। तो अभी हमने 4 विशिष्ट अवस्थाएं देखिए, पियाजे से लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी इन 30 में से ही, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल हर बार कुछ ना कुछ चेंज रहता है, तो कह नहीं सकते कभी पियाजे से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी सिद्धांत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इसी तरीके से चलता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप सभी क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 4 अवस्थाएं देखिए, संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7, मूल संक्रियात्मक काल 7 से 12, औपचारिक संक्रिया काल होता है हमारा 12 से 18। तो अभी हमने जो है सीडीपी के सारे क्वेश्चन क्या किए हैं, कवर किए हैं 30 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ना, देन उसके बाद राइट सारे ऑप्शंस को रीड करना, देन उसके बाद राइट आंसर लगाना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी करना। तो ऑलमोस्ट हमने 37 मिनट में 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी है और एक्सप्लेनेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम अगर 20 मिनट्स अपने एक्सप्लेनेशन के निकाल देते हैं तो आप लगभग 17 से 20 मिनट में आपने अपना बाल विकास निपटा लिया। मैक्स टू मैक्स हम लगा लेते हैं, अगर आप 20 से 25 मिनट में आप अपना बाल विकास का पोर्शन काफ़ी अच्छे से, क्वेश्चन जिसमें कि हमने रीड किए हैं, एक नहीं 2 बार भी कोई क्वेश्चन रीड किया है जो हमें एक बार समझ नहीं आया, तो इस तरीके से अगर हम एवरेज निकालें तो आप 25 मिनट में अपने 30 क्वेश्चन बाल विकास के क्या कर सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशंस होती है इसलिए, बाकी पेडागोजी के क्वेश्चन उसमें भी हम ऐसे इजीली लगा लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा मैथ्स का। मैथ्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उस पर चलते हैं सबसे पहले। मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा, ठीक है। तो जो हमारा, अगर हम मानक पासे की बात करें उसमें क्या होता है, विपरीत फलक जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो जो बिल्कुल जस्ट मतलब कि एक छोड़ के जो एक लिखा होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, जो अपोजिट है उनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 1 अगर हम जोड़ते हैं 3 आ रहा है, 3 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं, 3 और 4 7, और अगर हम 1 और 6 जोड़ें तो भी 7, और 5 और 2 जोड़ें तो भी 7। तो जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारी किस में फिट हो रही हैं, ऑप्शन नंबर बी में। पासे का चैप्टर है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है पासे का, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वो कह रहा है कि जितने भी विपरीत फलक है उनका योग कितना है, 7 है। और मैं आपको बता रही हूँ जो 2 डिजिट एक छोड़ने के बाद एक लिखी हुई होती है ना, वो होते हैं हमारे अपोजिट साइड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मैथ्स में किस तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एक्सप्लेनेशन में भी आपको यही बताया हुआ है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है। वो कह रहा है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है। नंबर ए अनुमान लगाना, व्यापक, नंबर 3 हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या
पर आधारित उपागम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, क्रियाकलाप पर आधारित उपागम होता है हमारा, जिससे हम करते हैं अपने क्वेश्चन जो होते हैं उनको सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में आकर स्थान यानी स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। ठीक है, तो 2D आकार की भुजा और शीर्ष का अवलोकन करते हैं उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि में वर्णन करना, ऑप्शन सी है 2D आकारों को छांटना, ऑप्शन डी है 2D आकारों की भुजाओं, शीर्ष और विकर्ण की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ठीक है, देखिए अभी हम इनको लगाते हैं सीक्वेंस में, कैसे लगाएंगे देखिए। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक लेवल पर। ठीक है, तो प्राथमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये ही पता होना चाहिए 2D आकृतियों को हम छांट सकें। सबसे पहले हम 2D आकृतियों को क्या हो जाएगा, छांटना कर सकते हैं कि ये कौन सी है हमारी, ये जो भी है हमारी, ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो उससे नेक्स्ट आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2D आकारों की भुजा और शीर्ष का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनके शीर्ष और उनके अवलोकन करते हैं कि कौन सा इनमें से सारे कौन कौन से कि मतलब शीर्ष समान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2D आकार की भुजाओं, शीर्ष और विकर्णों की गणना का आता है। उसके बाद अगर हम लेवल की बात करें तो उसके बाद आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से, फिर उनके हम क्या करेंगे, उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं इसके, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन बी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ऑप्शन सी अभिभावक की प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना, ऑप्शन डी प्रगति पत्रक को भरना। तो देखिए जो निदानात्मक परीक्षा होता है उसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो भी बच्चे ने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में उनका निदान करना। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्न को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, अर्थात बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, मतलब कहाँ क्या कमी रह गई है उस चीज़ को जानकर उस समस्या का हमें क्या करना होता है, निदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ गुना नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ सकता। तो अगर हम बात करें साइंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई और डिवाइड के जितने भी साइन होते हैं ये सभी हमारे आते हैं संख्या संक्रियाओं में। ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग, तो राजन को मतलब क्या है, संख्या संक्रिया को वो नहीं समझ पाता कि उसे करना क्या है एग्जैक्टली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ये एक सेकेंड, विकर्णों की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप हमें बताना है। देखिए समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, और जो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, वेयर d1 एंड d2 इज द नंबर्स ऑफ डायगनल्स, यानी कि d1 होगा पहला विकर्ण और d2 होगा दूसरा विकर्ण। तो बिल्कुल बेसिक सी सिंपली कैलकुलेशन है। 8 पहला विकर्ण है हमारा 8, तो d1 की जगह रख देंगे हम 8, दूसरा विकर्ण है हमारा 6, तो d2 की जगह रख देंगे 6, 8 का स्क्वायर करेंगे आएगा 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जब दोनों को ऐड कर देंगे आएगा 100, तो और जो 100 का हम रूट निकाल देंगे वो कितना आएगा 10, तो 1/2 और 10 से काट देंगे तो 2 5 10, 2 5 10 यानी कि 2 5 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। ये आई अभी हमारी भुजा, भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैथ्स के।
क्वेश्चन नंबर 37 में है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रफल समझाने के लिए देखें, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एकदम हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नहीं दे सकते हैं। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी है आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना। ये भी एकदम से हम नहीं करा सकते हैं बच्चे को। इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सुटेबल आंसर है, जो कि है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं से परिचित कराकर उनकी क्षेत्रफल की तुलना कराना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 38। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका बताना, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। ठीक है, गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो अगर हम जो सिद्धांत का पालन नहीं करता, इसमें वही है कि बस हमने बच्चों को क्या हो फॉर्मूले बता दिए, बाकी कुछ नहीं करा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, एक शिक्षक कक्षा से ब्लैक बोर्ड पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। देखिए, अगर आपको बेसिक सा जो है हमारा ये, अगर हम बात करें ये भिन्न की अवधारणा आपको समझ में आती है, आपको आता है, तो आपको मुझे नहीं लगता कुछ भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, हमारे पास हमें 1/8 करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स होने चाहिए किसी चीज़ के, और एक उसमें से होना चाहिए कलर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हैं और एक हमारा क्या है कलर्ड है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है और एक हमारा क्या है यहाँ से ये वाला कलर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है और एक कलर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें भी 8 है और एक कलर्ड है, तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये एक आपको संख्या लिख के दी हुई है यहाँ पर कि इसको कैसे पढ़ेंगे हम। तो 4,07,928, 4,79,028, 47,928, 40,928। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 लाख, और ये हमारे पास आएगा 7,928। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। ठीक है, किस तरीके से हम माप की अवधारणा बच्चे को समझा सकते हैं। सबसे पहले शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग, तो ये सबसे पहले हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, तो देखिए इन्हें लगाने का जो सटीक तरीका है वो है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक प्रयोग करते हैं, इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ए, मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के भी संबंध को समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है यहाँ पर सॉल्यूशन में। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पर ऑलमोस्ट 5 के जो फॉलोवर्स हमारे हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ 13 के फॉलोवर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, 4 + 3 4 5 6, 4 + 4 5 6 7 8 और 6 4 6 7 8 9, तो इसका मतलब हम किस तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है,
देखिए 4 और +3 को, या इस ऑपरेटर को हम प्लस एज अ प्लस बोल रहे हैं, तो 4 + 3 को उन्होंने कैसे किया, 4 से स्टार्ट किया और 3 डिजिट तक, ठीक है। फिर उसके बाद 4 + 5 को कैसे किया, किससे स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया और उसके बाद 4 डिजिट। मतलब हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिख रहा है उससे स्टार्ट करना है और जो यहाँ पर लिख रहा है उतनी हमें डिजिट लेनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हमें किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको। दिए गए ऑपरेटर द्वारा जो प्रदर्शित किया गया वह इस प्रकार है कि पहले जो अंक दिया है बराबर के दूसरे उसी अंक से शुरू करना है, और जो ऑपरेटर बाद में लिखा है अर्थात उसका अर्थ है कि बराबर में उतने ही क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए। तो अगर हम इसे इस तरीके से लें, एन, वो उसने हमसे पूछा है n+8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। n+8 मतलब इधर हमें कितने लेने हैं, 8। एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा नीचे करती हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। ये देखिए हमें n+8 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो n+8 ऐसे लिखा हुआ है आपका, तो हमें इसका मतलब क्या है, किससे स्टार्ट करना है, यहाँ पर n से स्टार्ट करना है और कितनी डिजिट लेनी है, 8 डिजिट लेनी है। तो n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, ये हो गई टोटल हमारे पास 8 डिजिट। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो n है उन्हें एक साथ ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हो गए 8n, और जो डिजिट बची हैं उन्हें एक साथ ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 को एक साथ ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 20, तो इसका 28, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8n प्लस में 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो, ठीक है। स्रोत है गणित के जादू, सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में। इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, देखिए उसने कहा है कि बच्चे की पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं फिसलती हैं उन पर चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार में देखने के लिए एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। क्या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं, वो हमें राइट ऑप्शन लगाना है। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ, चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्य को कक्षा में स्थान देती हैं, चर्चा करना गणित कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर डी है, निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या कहा है इस क्वेश्चन में, जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती हैं और लुढ़कती या फिसलती हैं उन्हीं को एनसीईआरटी ने जादू का शीर्षक देकर कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह का सुझाव यह समझाने शिक्षक की सहायता करता है कि निर्देशन से संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? अधिक आपको पता है, कैसे पता करेंगे हम? ये देखिए आमों का भार कितना है, 2600 ग्राम। 2 किलो और 600 को जब हम जोड़ेंगे, पहले हमें क्या करना है, 2 किलो को किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो 2000 ग्राम और 600 ग्राम जब हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2600 ग्राम। उसके बाद 1 किलो और 450 ग्राम, तो 1 किलो को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे आ जाएगा 1000 ग्राम, और उसमें 450 ग्राम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1450 ग्राम। अब हमें इन दोनों का निकालना है अंतर, क्योंकि हमें अधिक ज्ञात करना है, तो वो आ जाएगा हमारा 1150 ग्राम। अब उसमें आंसर हमें दिया हुआ है किलो और ग्राम में, तो पहले हम इसे 1000 ग्राम अलग हो जाएगा और 150 ग्राम अलग अलग हो जाएगा। तो जो 1000 ग्राम है उसको हम लिख देंगे 1 किलो और 150 ग्राम को अलग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 किलो 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है,
एनसीईआरटी की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानकारी, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देना, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो जब भी कहीं भी आपको ऑप्शन में ये दिखाई देता है कि दैनिक जीवन से जोड़ के समझाना, दैनिक जीवन से जोड़ के काम को करना, तो उसका राइट ऑप्शन हमेशा हमारा कौन सा होगा? वही होगा जिसमें हमें दैनिक जीवन से जोड़कर चीज़ों को समझाने की बात हो रही हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? देखिए, ये अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ क्या कह रहा है? पहले दाम ज़्यादा था, फिर क्या हुआ है? कम हुआ। ये कह रहा है पहले दाम कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कैसा हो गया? कम। ये पहले ज़्यादा था और फिर क्या हो गया है? इसमें भी एक तरीके से उतार चढ़ाव की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि दाम एकदम से बढ़ रहा है और बढ़ ही रहा है, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, रोहित भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, रोहित तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं जानता। अगर हम बात करें कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है, ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो आता है हमारा अंशों की और भिन्नों की, यानी कि भिन्नों की तुलना के टॉपिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को डैश से शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भाग की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न भागों में अंश और हर की पहचान करना, ऑप्शन नंबर सी है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, ऑप्शन नंबर डी है a/b के रूप में भिन्नों को लिखना, जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अगर हम शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले वही है, मैंने आपको बताया था, आसपास से, वातावरण से जोड़कर जो भी ऑप्शन हमें देखने मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या पैटर्न क्या कहना चाह रहा है वो हमें देखना है। देखिए, तो चरण फर्स्ट है, चरण सेकंड है और चरण क्या दिया हुआ है यहाँ पर? थर्ड दिया हुआ है। तो यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण में कितनी आएंगी? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम थोड़े लॉजिक से करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट में हमारे पास कितनी तीलियाँ इंक्लूड हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 6, फिर कितना बढ़ा? 10, मतलब हो गए हमारी 10, फिर कितना बढ़ा? 4। तो 4 तिल्लियाँ हमारी क्या लगती जा रही हैं? एक्स्ट्रा लगती जा रही हैं। तो वो कौन से चरण की बात कर रहा है? उसने पूछा है 15वें चरण में। ठीक है, तो जो सा भी चरण है उसमें हमें क्या करना है? 14 × 4 और प्लस में 6। ठीक है, तो 4 एक्स्ट्रा वाली और जो 6 हमारी होती हैं वो नॉर्मल। ठीक है, तो 56 प्लस में 6, उसमें लग जाएंगी हमारी 62। ठीक है, देखिए 6 तिल्ली हमारी स्टार्टिंग की में कितनी लगी है? 6। उसके बाद से 6 के साथ 4 एक्स्ट्रा लगती जा रही है। तो अगर हम 15वें चरण की बात करेंगे तो उसमें 14 + 4 प्लस में 6, यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि लंबाई दुगनी कर दी जाए तो चौड़ाई को समान रखा जाए। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम किस तरीके से करेंगे। आयत की लंबाई कितनी दी है L, वो कह रहा है चौड़ाई लंबाई की क्या है आधी। आयत की नई लंबाई कितनी हो गई है 2L, कैसे हो गई उसकी लंबाई दुगनी कर दी है और चौड़ाई कैसी रखी है समान ही। तो परिमाप होता है हमारा आयत का 2 लंबाई प्लस, यानी कि अगर हम आयत के परिमाप की बात करें तो वो होगा हमारा L प्लस B। ठीक है, तो L कितना है हमारा यहाँ पर 2L और B कितनी है सेम ही है L/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 2 आर 4 और 4 और 1 हो जाएगा 5L और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4L प्लस L इक्वल हो जाएगा हमारा 5L। बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें के 6 षड्भुजाकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षड्भुज होता है। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ एक षड्भुजाकार बनता है, 2 षड्भुजाकार और 6 आयताकार। ठीक है, तो आपने जब भी देखा होगा षटकोण की अगर हम बात करें कि षटकोण किस टाइप का होता है तो वो उसमें 6 हमारे ट्राइंगल होते हैं और जो एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो हिंदू अरबी संख्या में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A 9000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54, क्वेश्चन नंबर 54 में है कि एक इकाई का 3/4 है तो 1 सही 1/2 कितना होगा। देखिए इसके अभी आगे पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक इकाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इकाई कितना है 3/4 और हमने मान लिया कि इकाई कितनी है x, तो x का 3/4 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है वहाँ पर 2 दिया हुआ है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/3। अब वो कह रहा है कि x का 1/2 निकालना, तो 8/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2। इसको सोल्व करेंगे 2 1 ज़ार 2 और उसमें 1 ऐड करेंगे 3, 3/2 को अब हम इसे सोल्व करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा राइट आंसर जो होगा वो बचेगा यहाँ पर 4। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, 49532 का सन्निकटन हजारवां मान होगा। सन्निकटन मतलब होता है जो बिल्कुल इसके पास में हो, तो हो जाएगा हमारा 50,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी एक महत्तम संख्या है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सभी को सोल्व कर लेना है। 2 2 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। नेक्स्ट दिया है 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 2 2 2 यानी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। ये है 2 2 यानी 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे 256, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। एक त्रुटि ज्ञात हुई, इसको देखते हैं उसमें उसने क्या कहा है। 1/2 प्लस 1/3 का जो किसी बच्चे ने लिखा है आंसर 2/5 लिखा है, जबकि आंसर हमारा क्या आना है यहाँ पर 5/6। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। LCM की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। बच्चे से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग पढ़ के ही लगा सकते हैं। उसने जो मिस्टेक की है वो क्या मिस्टेक की है, ठीक है, एलसीएम लेने में मिस्टेक हुई है, तो हमें क्या करना है एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दिया जाए तो प्रभावी होता है। यह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक प्रकार की कॉपी का चयन करे और सहायता से कॉपी में उत्तर करने के लिए विधि पर चर्चा करें। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे से कॉपी जांच करने के लिए, ये भी गलत है। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और स्वयं उनके उत्तरों की जांच करे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन
ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करे, उन तरीके से उत्तर पर पहुंचने के लिए कहे और सही उत्तर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है ये जाने। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण का योजना बना सकता है क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इससे भ्रमण के सभी विषयों के आपसी संबंध में बढ़ावा देता है। ऑप्शन ये जहाँ तक है मुझे यही लग रहा है कि आपका राइट आंसर यही होगा। अगर हम बात करें उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और अधिक आवश्यक अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ये गलत है। गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, ये भी गलत है। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए अधिक आवश्यक है, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा आ जाएगा पर्यावरण का पोर्शन। तो पर्यावरण के सभी क्वेश्चन देखते हैं अभी हम 1 बाय 1 करके। ईवीएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है क्वेश्चन। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य कौन सा होता है आपका, देखिए होमवर्क को बोलते हैं हम दत्त कार्य। दत्त कार्य अभिभावक भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन तो आपको क्या होगा, पढ़कर ही गलत लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य मैंने आपको वो बता दिया, होता है असाइनमेंट होता है दत्त कार्य, ठीक है, गृह कार्य नहीं होता। आवश्यकता है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, जो हमें असाइनमेंट मिलते हैं उनसे हमारा क्या होता है, चीज़ आप लोग को मान लीजिए किसी चीज़ का असाइनमेंट मिला, अभी तक भी आप चाहे किसी बड़ी क्लास में भी आ जाए, आपको असाइनमेंट मिलता है कुछ करने के लिए, तो आप वो चीज़ें पहले सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, कुछ पिक अपलोड करते हैं, पिक सर्च करते हैं, उन्हें फिर चेक करते हैं। तो इसका मेन जो दत्त कार्य का यानी असाइनमेंट का जो होता है मेन रीज़न देने का ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है पर्यावरण अध्ययन। देखिए 62 क्वेश्चन में कहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने के लिए, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं तो सबसे जो बेस्ट मैंने आपको आंसर बताया, जब भी आपको स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाने का, तो ये आंसर हमारा हो जाता है सबसे सटीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें बताया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें अगर किसी भी ज्ञान बच्चे खुद अपने परिश्रम से अपनी बुद्धि तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो वे उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं, अतः इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है क्या? उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे क्या हो गई है, एलर्जी हो गई है। तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने या जलने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर ये लगातार प्रयोग किया जाए तो हमारे श्वसन नली में जम जाता है जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में भी काला धुआं जम गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय ने
राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करना, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। यदि उन्हें कोई प्रश्न है तो उन्हें दर्ज कर लें और अभिभावकों से पूछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में इकट्ठा करती है। एक जगह केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट, प्लास्टिक वाले। तो रानी ने ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: दुर्गंध और दुर्गंध रहते, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सर रखकर आराम करें। ऑप्शन नंबर बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करें। ऑप्शन सी, प्रकरण को तुरंत बदल दें। ऑप्शन बी डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बच्चे आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो उन्हें बहुआयामी बुद्धि पर आधारित श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारी जो टीचिंग है वो कैसी हो जाए और इंटरेस्टेड हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को नियमित निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, ये चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में जो देखे उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग को कॉपी को साथ ले जाना, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की हम उन्हें अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि चिड़ियाघर में बहुत जगह अलाउड नहीं करते हैं कि वो जो वहाँ पर जानवर है उन्हें हम कुछ खिलाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68,